जय जुहार संगवारी हो। मैं हाव आरजे समीर रायगढ़िया। संगवारी हो, रेडियो धूम रायगढ़ के खास कार्यक्रम रही थे। रेडियो धूम के अंगना आज के पहुना और संगवारी हो, आप सबको जाना था कि स्वस्थ रहे बर, मस्त रहे बर हरा भरा सब्जी भाजी के संग में गोरस के दरकार पड़ते और गोरस हमला प्रतिदिन अपन के भोजन में दैनिक जीवन में लेना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एकर महत्व हर विशेष आवे और एकर प्रति जन जागरूकता लाए बर लोगन मन समझे। एकर सेती हर बछर 26 नवंबर के दिन ला मनाया जाते राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। संगियो, यही प्रयास में हमार प्रयास जारी है और आज हमार बीच में पहुना हावे श्री चंद्रपाल सोलंकी जी। आप मन हावा वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बोई दादर रायगढ़ ले। तो चंद्रपाल सर, आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम, जय जोहार। जय जोहार सभी जी। तो सोलंकी सर, हमारे रेडियो धूम के रायगढ़ में आप पहुना बन का है और विशेषज्ञ हाव पशुपालन के और पशुपालन ले ही दुग्ध उत्पादन संभव है। तो हमें जानना चाहबो कि पशुपालन में दुग्ध उत्पादन के का महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में गोरस के का महत्व है। देखिए समीर जी, पशुपालन हमारे किसानों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कृषि का अवयव है। जी जी। आज खेती के साथ साथ पशुपालन की बहुत महत्व आवश्यकता है जी, क्योंकि खेती पूरी तरह वर्षा आधारित है। हाँ। तो हमें खेती के साथ साथ उसके दूसरे कंपोनेंट अवयवों पे भी ध्यान देना चाहिए। जी जी। जिसमें एक पशुपालन बहुत बड़ा अवयव है। जी। इसमें पशुपालन में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें आप बकरी पालन देख सकते हैं, हाँ हाँ, है ना, और गौ पालन तो है ही है, और भी मुर्गी पालन में जाएंगे तो उधर भी है। तो ये सारी चीजें आज किसान के साथ जुड़ी हुई है और किसान के जीवन का अंग है। जी। तो जैसे पशुपालन में हम लोग मुख्यतः गौ पालन में जाएंगे तो गौ पालन आज के समय में जी दूध व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और उसी के माध्यम से हम किसान की आय बढ़ा सकते हैं। और दूध तो आप जानते हैं कि कई तरह की चीजों में काम में आता है। एक बहुत अच्छा पोषक है, तो भी है जो बच्चों के से लेके बड़ों तक सबके लिए संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता जी है। जी जी। और अमृत भी कहा इसे। बिल्कुल बिल्कुल, दूध एक अमृत के समान है। हाँ। इसीलिए उसको अमृत कहा गया है, क्योंकि उसमें हर चीज उपलब्ध है जो हमें शरीर के लिए चाहिए। जी। आप देखिए, बच्चों को ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए दूध की बहुत महत्व आवश्यकता है। शरीर के बहुत सारी चीजें जो अन्य चीजों से पूर्ति नहीं हो सकती, वो हम दूध के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हाँ जी। तो बहुत ही सुगर आप मन के कहना हवे कि गोरस बिना हमन अधूरा है। बिल्कुल। पानी जैसे जरूरत है वैसे जिंदगानी में गोरस की भी दरकार हवे। बिल्कुल। चाहे वो लड़का हो, चाहे सियान हो, चाहे जवान हो, अस्पताल हो, हर डगर में एकर आपूर्ति किए जाते और जरूरी भी है। जी। तो सोलंकी सर, आप मन से जानना चाहूँ कि वैश्विक स्तर में जून महीना में विशेष दिन ला मनाया जाते विश्व दुग्ध दिवस। जी। लेकिन राष्ट्र में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाते 26 नवंबर के दिन ला। जी। तो एकर कारण का है कि एला 26 नवंबर के मनाया जाते, का बर मनाया जाते। जी। देखिए समीर जी, एक समय था जब हमारे देश में दूध का उत्पादन बहुत कम था। अच्छा। और लोगों की आवश्यकता के अनुसार दूध नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ। उसमें और जो दूध था वो कई बार महंगा हो जाता था, किसान को उसके दाम नहीं मिलते थे। कई बार क्या होता है कि बिचौलिए होते थे, वो दूध खरीद के बाजार में बेचते थे। जी जी जी। उससे दूध का रेट बहुत ज्यादा होता था, जिससे आम लोगों की पहुंच से दूर था। हाँ। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की संरचना की जिसमें बिचौलिए का रोल खत्म हो जाए। अच्छा। तो इसके लिए सहकारी संस्थाओं की व्यवस्था की गई। और इसी में हमारे, जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा दूध उत्पादक संघ है हमारा अमूल। उसमें हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, जी जी, वो इंजीनियर थे, तो जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम उनको एक अपने देश में श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। जी जी। क्योंकि उन्होंने दूध के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे देश में जहाँ दूध का उत्पादन नगण्य था, आज हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो उन्हीं वर्गीस कुरियन साहब का जन्म दिवस है 26 नवंबर को। अच्छा। उन्हीं को हम याद करते हुए और उनको सम्मान देते हुए उनकी याद में ये दिन मनाते हैं, विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा बात है। हमार जो वर्गीस कुरियन जी रही मन के सपना रही से कि रोजगार भी मिले और आमदनी भी मिले, साथ में पोषण ले भरपूर आहार भी मिले। और यही सब बोला ध्यान में रख करके उमन के जो काम काज रही से सहकारी संस्था खोले के रही से और जो दुग्ध के क्रांति ला रही है, वास्तव में काबिले तारीफ के लायक रही से।
और ओकर परिणाम हवे कि आज हमर जिला और राज्य में दुग्ध क्रांति आवत है, सहकारी संस्था मन के विकास हुआ है। और आज हमन देखन तो कई जिला मन में गांव गांव में सहकारी समिति आवे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप मन से जानना चाहूँ कि आप मन के जीवन में ऐसा छत्तीसगढ़ में कोनो क्षेत्र में आप मन के जाना आना हुई से जहाँ दुग्ध नगर रही से, लेकिन वहाँ आज गंगा बहाते दूध के। देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ दूध के उत्पादन में काफी पीछे है। अच्छा। ठीक है, फिर भी हमारे कुछ क्षेत्रों में बिलासपुर के आसपास, रायपुर के एरिया जो है, वहाँ पे दूध के क्षेत्र में काम हुआ है जी। और आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 65,000 लीटर दूध प्रतिदिन का आंकड़ा है अभी। अच्छा। तो फिर भी हम अभी बहुत पीछे हैं, जिसके पीछे हमें और अभी काम करने की आवश्यकता है जी, ताकि हम लोग और दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और हमारा छत्तीसगढ़ भी दूध उत्पादन में सरप्लस और जो अन्य राज्यों को और देश के अन्य लोगों को दूध को उपलब्ध करा सके। जी संगवारियों, आप मन सुनत हवा रेडियो धूम 89.6 FM। यह हावे रायगढ़ शहर के स्टेशन दिल से दिल की ट्यून और कार्यक्रम चलते रेडियो धूम के अंगना आज के पहुना और सुघर गीत और संगीत के संग जानकारी के संगम रही थे। और ये क्रम में हमारे बीच में पहुना हवे श्री चंद्रपाल जी। आप मन हवा पशुपालन विशेषज्ञ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बोईर दादर रायगढ़ ले। सोलंकी सर, आप मन के कार्यक्रम में पुनः स्वागत है जी। जैसे हमार चर्चा चलत रही से आप मन कह रहा कि मोर जो एरिया हवे किशोर कुमार की एरिया हवे, वहाँ से हमन उमन के गीत ला सुने हन करके। तो हमन जानना चाहबो थोड़ा आप मन के बारे में, आप मन के जन्म कहाँ हुई, कैसे आप मन यहाँ वैज्ञानिक के पद में आवा और कैसे सफर रही से। समीर जी, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है जी। ग्राम बघावा करके गांव है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर करके एक जगह है जहाँ पे भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है। तीर्थ स्थल जी, तीर्थ स्थल है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। वाह वाह। तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ है और शुरुआत मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई है। आप जानती हैं कि शुरू में उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे। 5 से 7 किलोमीटर डेली साइकिल से जाना आना। तो वहाँ पे रहते थे। फिर उसके आगे शिक्षा दीक्षा मेरी जो हुई वेटनरी विभाग में, पहला मेरा एडमिशन जो हुआ था पहले अंजोरा वेटनरी कॉलेज जो दुर्ग में है, वहाँ पे हुआ था। तो कुछ समय मैंने वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद मैं स्थानांतरित होकर महू वेटनरी कॉलेज जो कि इंदौर जिले में आता है, वहाँ पे मेरा स्नातक और पीजी दोनों हुआ है जी। और उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे रायगढ़ में। अच्छा। रायगढ़ से पहले मैं करीब 8 साल जसपुर जिले में काम किया हूँ और वहाँ भी मेरा काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। जसपुर आप जानते हैं थोड़ा सा रायगढ़ से थोड़ा बैकवर्ड एरिया आता है। जहाँ पे काम करने पे और जो रिजल्ट मिलते हैं बड़ा खुशी होती है। अच्छा। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता है जी, तो वहाँ पे काम करके बहुत आनंद आया। उसके बाद पिछले 2 साल से मैं रायगढ़ में हूँ। यहाँ भी काफी अच्छा है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं जी, और वाकई में काम करने में आनंद आ रहा है यहाँ पे। वाह वाह। और हम आनंद आते आप मन के माध्यम से जानकारी मिले थे, आप मन अपन के अनुभव साझा करा था। प्रकृति के गोद में जसपुर जो इलाका हवे, समाय हवे, भरा हवे, और वहाँ के जो शुद्ध वातावरण है और वहाँ के लोगन मन के जो मेल मिलाप की भावना है बहुत ही अच्छा रही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और रायगढ़ में आप मन सेवा देते, तो हम जानना चाहबो सर आप मन से कि आजकल बाजार में एक तो मिल्क मैन दूध वाला बहुत कम दिखा थे, जो खुला दूध बेचते लीटर में पकड़ के बेचते अपन के जो ठौर रहे थे केने में, लेकिन आजकल कैरेट में भी दूध के बिक्री हुआ थे, पॉलीथीन वाला जेला टोन्ड मिल्क कहा जाते। तो दोनों में का अंतर है? का टोन्ड मिल्क यानी पॉलीथीन पैक वाला गोरस हमारे पर हानिकारक हवे या लाभकारी है? देखिए, दूध जैसे आपने बताया जो किसान के द्वारा सीधा घरों के जो दूध आता है, घरों में हमें पहुंचाया जाता है, ये दूध होता है संपूर्ण दूध, है ना, जो जिसके अंदर प्राकृतिक चीजें सब होती है। जो जैसे पशु से प्राप्त हुआ और जो किसी व्यक्ति के माध्यम से हम लोगों के घर तक पहुंचता है, वही दूध कई बार दुकानों में भी जाता है जी, तो ये रहता है। पर देखिए, समय के चक्र के साथ दूध में काफी परिवर्तन आया है। अच्छा। आज कई तरह के पैक दूध भी आने लगे जी। स्किम मिल्क आने लगा, ठीक है, और टोन्ड मिल्क आता है, डबल टोन्ड मिल्क आता है। तो तरह तरह के
आता है। तो स्किम मिल्क अगर आप देखेंगे तो ये एक पाउडर से बनाया जाता है जिसके अंदर जो फैट होती है वो 0 के लगभग होती है, जबकि प्राकृतिक दूध जो होता है अगर हम गाय के देखें तो उसके अंदर 4% के आसपास फैट होता है जी। भैंस में जाएंगे तो 7-8% फैट होता है जी। फिर जब इस दूध के अंदर से फैट को अलग कर दिया जाता है जी जी ना, तो वो टोन्ड होता है, डबल टोन्ड होता है। तो जो अच्छा। टोन्ड मिल्क होता है हाँ, उसके हाँ। अंदर फैट फिक्स रहता है, अच्छा। 3% फैट होता है। अच्छा अच्छा और जो डबल टोन होता है मतलब और उसमें से फैट निकाल लेते हैं, उसमें सिर्फ 1.5% फैट होता है। अच्छा। तो देखिए दोनों में अगर हम बच्चों को दूध का सेवन कराना चाह रहे हैं तो बच्चों के लिए संपूर्ण दूध देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टोन और डबल टोन देंगे तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की कमी रहती है, फैट की कमी रहेगी, जबकि बच्चों को विकास में फैट की बहुत आवश्यकता होती है जी। तो ये फर्क होता है। दूसरा पॉलीथीन वाला पैक्ड वाला है, तो कोशिश ये होना चाहिए, आज तो टेट्रा पैक आने लगे हैं तो टेट्रा पैक में पॉलीथीन नहीं उपयोग होती है, पर ये तो सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जो प्लास्टिक जो बैन किए हैं उसमें दूध को भी प्लास्टिक में नहीं आना चाहिए, पॉलीथीन में नहीं आना चाहिए। जी जी। क्योंकि पॉलीथीन में हम कोई चीज रखते हैं तो उसमें धीरे धीरे घुल के पॉलीथीन के अवयव जाते ही हैं जो आगे जाके बच्चों को, बूढ़ों को हानि पहुंचा सकते हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा जानकारी आप मन के माध्यम से मिला थे। और ये जानना चाहबो कि जो गोरस की शुद्धता रही थे ओला हमन कैसे आकलन कर सकत हन, कैसे हमन जान सकत हन कि ये गोरस शुद्ध हवे, कर फैट डिग्री वसा स्नैप जो भी हमन कथन शुद्ध तरल रूप में कथन और कैसे हवे, का मात्रा में एकर परीक्षण का हवे? देखिए दूध का जो परीक्षण है वो ज्यादा तो प्रयोगशाला में करेंगे, क्योंकि और बहुत सारी मशीनें आती है, लेक्टोमीटर और इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। पर बात होती है हम लोग किसानों के लेवल पे या फिर हम लोग जो घर उपयोग करते हैं इसमें अगर हमें देखना है कि इसमें दूध में मिलावट है या कुछ और है तो उसको हम लोग थोड़ा एक लेवल तक देख सकते हैं जी। जैसे जो प्योर दूध होता है, शुद्ध दूध होता है, उसको अगर आप किसी जगह पे, स्थान पे उसको बहाएंगे, एक बूंद डालेंगे और वो बहेगी तो जो सफेद निशान छोड़ेगा, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वो दूध शुद्ध है। अच्छा। अगर जो दूध निशान नहीं छोड़ता है वो मिलावटी दूध है। अच्छा। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा एक और हम लोग कर सकते हैं, अब टिंचर आयोडीन जो होता है उसके माध्यम से भी हम लोग दूध में मिलावट की परीक्षण कर सकते हैं जी। जैसे आपने किसी जार में या कप में आप 2-3 बूंद दूध ले लीजिए और उतनी मात्रा में उसमें टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। अच्छा। और उसको मिक्स करने पे अगर नीला कलर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस दूध के अंदर स्टार्च मिला हुआ है। अच्छा। कई बार स्टार्च का मिलावट होता है तो दूध को गाढ़ा करने के लिए, शर्करा की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो इस तरह हम लोग उसमें स्टार्च की मिलावट भी पता कर सकते हैं। अच्छा। बाकी और बड़े टेस्ट करना है तो वो फिर प्रयोगशाला में ही हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। संगवारी हो रेडियो धूम रायगढ़ के खास प्रयास रहते विशेष दिवस में विशेष जानकारी आप मन के माध्यम में साझा करन और यही प्रयास में जो 26 नवंबर के दिन मनाया जाते राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यही विषय ला लेके और गोरस ले जुड़े भ्रांति ला और गोरस के उत्पादकता ला और गोरस हमन उत्पादन में का चुनौती के सामना करथन, ओला कैसे संभाल सकथन, कैसे ओला आगू हमन क्लियर करके एक शुद्ध दूध उत्पादन के काम में बढ़ सकथन, ये सबों के बारे में जानकारी देवर हमारे बीच में पहुना हवे श्री चंद्रपाल जी। हमन जानना चाहबो कि आप मन के परिवार के बारे में थोड़कुन हमारे श्रोता संगवारी मतलब बताओ कैसे सपोर्ट रहे थे आप मन ला और परिवार में कैसे तालमेल बिठा था? जैसे कि समीर जी मैंने बताया, मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का रहने वाला हूँ जी जी। तो वहाँ मेरा गांव है, वहाँ पे मेरी माताजी रहती हैं, मेरा भाई रहता है छोटा जी जी, और उसका परिवार रहता है। अच्छा। और पिछले 12 साल से मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। अच्छा। और ये कह सकते कि मैं अब छत्तीसगढ़ का निवासी हो गया हूँ जी जी, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे स्थायी निवास बना लिया हूँ। और जो मेरी धर्म पत्नी है जी, वो भी पशु चिकित्सक हैं और रायगढ़ में ही पोस्टेड है वो। अच्छा अच्छा। और हमारा एक बालक है, तो इतना छोटा परिवार है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब दोनों लोग नौकरी करने वाले होते हैं तो चीजों को समय पे करना जरूरी होता है। हाँ, और उसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी की बात है, उनका काफी सहयोग है मेरे को हर चीज में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ट्रेनिंग पे जल्दी जाना होता है तो वो हर चीज को उस समय अनुसार मैनेज कर लेती हैं ताकि मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं हो। अच्छा, जहाँ उनको आवश्यकता होती है
अगर उनको कहीं जाना है तो बहुत सारी चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ती है। तो ये है कि जो जीवन है हमारा, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना है। जहाँ एक कमजोर पड़े तो दूसरे को सहारा बन के चलना है। तो इस तरह जीवन चल रहा है हम लोगों का। जी, घर और परिवार ला आगू बढ़ाए में महिला मन के महत्वपूर्ण योगदान रहे और मन पूरा दिन भर थके रहते, फिर भी रात के आखिर में सोते और बिहनिया जल्दी उठते हैं और किचन ला संभालते हैं। और आप मन के कहना अच्छा है कि आप मन के जो जीवन साथी अच्छा सहयोग करते हैं, जेकर से आप मन आगू बढ़ता। हमारे शुभकामना भी रही कि ऐसे उन्नति करत रहा, सेवा कार्य में लगे रहा। पशुधन सेवा बहुत ही अच्छा सेवा है, जेकर से हम दुग्ध उत्पादन में अच्छा काम कर सकत हन और अच्छा आगू बढ़ सकत हन। वैसे हमारे देश वैश्विक स्तर में अव्वल हावे, लेकिन जो प्रति व्यक्ति औसत दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्पादन कम हावे। तो ऐसी स्थिति में हम आप मन से जानना चाहबो कि मार्केट में कई प्रकार के गोरस रहते। कोई कहते भैंसिन के गोरस बढ़िया रहते, कोई कहते बकरी के गोरस अच्छा रहते, कोई कहते गाय में भी कहते HF जर्सी, साहिवाल, गिर, रेड सिंध, एमा भी उमन वर्गीकरण करते हैं। और एक चीज हावे A1 A2 दो प्रकार के दूध कहते हैं। तो ये का होते A1 A2 है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्पादन की बात करूं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा देश एक समय में बहुत कम दूध का उत्पादन करता था। फिर जब से श्वेत क्रांति आई तो हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा और धीरे धीरे मेरे को जहाँ तक याद है 1998 में हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ के विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादन में बढ़ गए हैं। और आज की स्थिति में हमारे देश का जो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, इसमें प्रति व्यक्ति औसत कितना उपलब्ध है। तो आज की स्थिति में 444 ml अच्छा दूध उपलब्ध है। जबकि ICMR जो है, इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, उसके जो आंकड़े जो बोलते हैं, उनके जो रिसर्च बोलता है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को 300 मिलीलीटर दूध चाहिए। अच्छा। देखिए 300 मिलीलीटर आवश्यकता है और हमारे 444 मिलीलीटर का उत्पादन हो रहा है। पर इसमें देखिए कि अभी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति गांव और शहर में भी फर्क है। अगर गांव का औसत निकाले तो 145 ग्राम ही मिल रहा है और शहरों में 186 ग्राम के करीब मिलता है। तो ये इस तरह अभी थोड़ा इसमें काम करने की आवश्यकता है। जी। तो ये है। और दूसरा आपने जैसे बोला कि A1 और A2 मिल्क क्या होता है। तो देखिए हमारे देश में और भी देशों में जो दूध उत्पादन होता है ज्यादातर गाय का होता है। हमारे यहाँ कई एरिया ऐसा है जहाँ भैंस का भी होता है। तो भैंस के दूध में थोड़ा सा ये होता है कि वो गाढ़ापन होता है, उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, वसा की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि गाय के दूध में फैट कम होता है, बकरी में भी कम होता है। तो जितना फैट कम होता है वो पचाने में आसानी होती है। तो इसलिए जैसे बोलते हैं कि गाय का दूध और बकरी का दूध बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा जी। तो अब जैसे A1 A2 दूध की बात है, तो ज्यादातर A1 दूध का उत्पादन होता है। अच्छा। जो कि विदेशी नस्ल की गाय जैसे कि HF हुई, जर्सी हुई, इनसे उत्पादित होता है। क्रॉस ब्रेड जो एनिमल होते हैं, पशु होते हैं, इनसे जो उत्पादित होता है वो A1 है। और जो हमारी देसी गाय है, अच्छा, जैसे कि साहिवाल, गिर और जो अन्य देसी गाय हैं, उनसे जो दूध का उत्पादन होता है वो A2 है। अच्छा। तो देखिए A1 और A2 अब बोलने को तो दो कैटेगरी में हमने बांट दिया, पर क्या है इसमें क्वालिटी में भी फर्क होता है। अच्छा। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो A2 क्वालिटी का दूध है, जो अपनी देसी गाय से उत्पन्न होता है, वो ज्यादा लाभदायक होता है। अच्छा। इसके अंदर एक तरह का पेप्टाइड होता है BCM7 करके, या फिर कुछ एंजाइम से होते हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं। अच्छा। तो ये जो BCM7 है, जो हानिकारक पदार्थ है, पेप्टाइड है, ये A2 दूध में बहुत कम होता है। तो अच्छा। ये दूध से हम लोग उससे बच सकते हैं। तो अच्छा, इस तरह अच्छा। A2 दूध ज्यादा फायदेमंद है। इससे दूध से डायबिटीज होने की संभावना कम होती है और हृदय रोग से संबंधित भी कुछ समस्याओं में इसका अच्छा ये देखा गया। तो A2 दूध ज्यादा लाभकारी देखा गया है A1 की। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि A1 दूध हानिकारक है, ऐसा नहीं है। दोनों दूध लाभदायक है। पर A2 दूध जो है वो कुछ चीजों में ज्यादा लाभदायक है। जी। आप मन के माध्यम से बढ़िया जानकारी मिले थे। अगर हम सरल सीधा भाषा में कहूँ तो A1 एक प्रकार से विदेशी नस्ल मन के गोरस आवे और A2 हर देशी नस्ल मन के गाय के गोरस आवे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सोलंकी सर, आप मन के माध्यम से बढ़िया जानकारी मिले थे। ये जानना चाहो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दुग्ध उत्पादक है उमन गोरस ला खराब होले कैसे बचा सकते हैं। उमन ला कई प्रकार के चुनौती के सामना करना पड़ते हैं। जैसे गर्मी के दिन आते तो गोरस फटे के समस्या थे और गोरस उत्पादन कम हुआ थे तो
ट्रांसपोर्टिंग के भी समस्या थे कि 2 टाइम तो गोरस ला उठा नहीं पाए सुबह शाम के, लेकिन किसान भाई ऐसे होते कि बोला 2 टाइम तो गोरस निसारना ही है जी। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण किसान भाई कैसे दुग्ध के संग्रहण कर सकते, कैसे खराब होने बचा सकते? देखिए जैसे आपने बताया कि गर्मी के समय भी गांव में जो दूध का उत्पादन होता है तो उस समय भी हमें दूध को बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी में दूध बहुत जल्दी खराब होता है। अच्छा। तापमान ज्यादा होता है इस वजह से। तो कई बार तो फ्रिज में रख के हम लोग, आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है आजकल आ गया है। हाँ, आजकल लगभग गांव में भी आ गया है। हाँ। नहीं कहीं तो मतलब मुझे लगता है 50% से ज्यादा लोगों के घर होता है। जी। तो उसमें एक तो ठंडा करके मतलब गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने को पाश्चराइजेशन बोलते हैं, है ना। तो वो गर्म करके ठंडा करके आपको उसमें रख के बचा सकते हैं खराब अच्छा। होने से। दूसरा, जिन किसान भाइयों के यहाँ अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो वो दूध को गर्म करेंगे। अच्छा। और फिर उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जैसे जहाँ पानी रखते हैं हम लोग, वहाँ रख के एक गीले कपड़ा, उसको जो भगोनी होती है, जो भी हमारा जो बर्तन होगा उसके आसपास गीला कपड़ा बांध के उसको पानी से लगाते रहेंगे। और गर्म करना बहुत अच्छा ये है उपाय है। इसके माध्यम से हम लोग ना दूध को कीटाणु से बचा सकते हैं, क्योंकि दूध देखिए बहुत अच्छा माध्यम होता है जीवाणु को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो एक तो इसके माध्यम से बचा सकते हैं। दूसरा एक और उपाय है कि इसमें अंदर हम थोड़ा सा सोडा डाल दें। अच्छा। दूध के अंदर तो सोडा डालने से भी देखिए अब दूध फटता नहीं है और खराब होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ये 2 माध्यम है और तीसरा फ्रीज वाला है। तो ये 3 माध्यमों से हम लोग दूध को बचा सकते हैं। तो सर आप मुझसे जानना चाहबो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो संभावना है, चुनौती है, एक बारे में जानना चाहबो। जैसे आप मन से पहले जाने कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दूध हर खराब होते, गोरस खराब होते, वो कैसे हमन संरक्षित कर सकतन, बचा सकतन, आप मन बतावा। शीतलीकरण है और पाश्चुरीकरण है। एक बात जानना चाहबो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक का स्कोप है। आप मन रायगढ़ जिला में जो सेवा देता एक से जानना चाहबो कि लोगन मन की रुझान कैसे हवे ग्रामीण क्षेत्र में, एक परिवेश माहौल और कहना चाहिए का धारणा है। समीर जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो रायगढ़ एरिया में मैंने जो देखा है वहाँ पे कई तरह की समस्याएं भी है ना। तो पहले हम समस्याओं की बात करें, क्योंकि देखिए धीरे धीरे दूध का उत्पादन देखा जाए तो किसान पशुपालन छोड़ रहा है। उसके पीछे कई कारण है, जैसे दूध का मूल्य नहीं मिलना। अच्छा। तो उचित मूल्य आप आज भी देखेंगे तो दूध काफी कम रेट में या मूल्य में गांव से लिया जाता है। जी। और वहाँ पे जो दूध बांटने वाले होते हैं वो लेके यहाँ के अच्छे दामों में बेचते हैं। हाँ। तो ये जो बीच का जो हम पहले बात किए थे सहकारिता वाली, तो वही समस्या यहाँ भी एक है। एक तो मूल्य का उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है किसान को। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे जो गांव में अभी पशु हैं, ज्यादातर जो ऐसे पशु हैं जो जिनकी नस्ल नहीं है, जो कि अपने लोकल पशु हैं। ठीक है। तो पशुओं में नस्ल का सुधार होना बहुत जरूरी है। अच्छा। अच्छी नस्ल का पशु बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो किसान भाई हमारे पशु रखे उनका दूध उत्पादन बहुत कम है। क्योंकि अगर हम आज बात करें तो बहुत सारे पशु का 1 से 2 लीटर का दूध का उत्पादन है। अच्छा। जबकि हम लोग अच्छी नस्ल का पशु रखेंगे तो उसका दूध उत्पादन ज्यादा मिलेगा। और नस्लों में भी बहुत तरह की हमारी देसी नस्लें आती, जैसे आपकी गिर नस्ल हुई, साहिवाल नस्ल हुई, रेड सिंधी हुई, तो ये भी हमारी देसी नस्लें हैं। इसके माध्यम से हम लोग दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक तो ये समस्या हुई कि अच्छा पशु नहीं है, अच्छी नस्ल नहीं है। अच्छा। दूसरा समस्या होती है उसके पशु के आहार की। अच्छा। कई बार किसान भाई पशु के आहार के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं और हमारे पशु को जो सूखा पैरा होता है वो खिलाते हैं और जो भी घास मिल जाता है वो। तो मेरा कहना यह है कि हमारे किसान भाई पशुपालन में ना हरे चारे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे। पशुओं को हमेशा हरे चारे की आवश्यकता होती है। अच्छा। क्योंकि हरा चारे के माध्यम से पशुओं में जो पानी जाता है, जो पाचन के बाद उनको शरीर को मिलता है, वो बहुत ज्यादा ही लाभदायक होता है। अच्छा। हरे चारे में कई तरह के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अच्छा। तो ये 2 समस्या मेन होती है। इसके साथ साथ पशुओं में देखिए आप हम लोग तो जो पानी पीते साफ सुथरा पी लेते, पशु कहीं भी पानी पीते हैं तो पानी के माध्यम से जो खराब पानी पीते हैं उसके माध्यम से कई प्रकार के कीड़े चले जाते हैं उनके शरीर में। अच्छा। तो इसके लिए समय समय पे डीवर्मिंग कराना जरूरी है जी। हर 3 महीने में अपने पशु का डीवर्मिंग जरूर कराएं। अच्छा। जिससे उनका पेट स्वस्थ रहे और साथ ही साथ जो टीकाकरण चलता है, क्योंकि देखिए एक बार बीमारी आने के बाद पशु के जो बीमार होता है उसका दूध उत्पादन बहुत गिर जाता है। हाँ। और एक बार वो दूध गिरा तो फिर से उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। जैसे मान लीजिए कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा है, तो अगर वो बीमार हुआ, जैसे FMD हो गया,
जो मुंह पका खुर पका हो गया, हाँ, हाँ। तो उसमें उसका दूध उत्पादन गिर जाता है और फिर जब वो ठीक भी हो जाता है पशु, तो दोबारा 10 लीटर दूध नहीं दे पाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें समय समय पे जो पशुपालन विभाग जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है, हाँ, उसके माध्यम से हमें अपने पशुओं का टीकाकरण भी करना चाहिए। जी जी इन चीजों का जरूर ध्यान रखें जी। और हमारे पशुपालन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप मन के माध्यम से जानकारी मिलत है कि हम दुग्ध उत्पादन ला कैसे बढ़ा सकत हन, का चीज ला सुरता करबो, चेत करबो, टीकाकरण अभियान जो भी है आप मन के माध्यम से बताया था कि ये सब ला करके हमन अच्छा दूध उत्पादन ला कर सकत हन। लेकिन सवाल यहाँ है कि स्वच्छ दूध उत्पादन के एक धारणा रही थे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करबो, और बाजार में भी मांग हावे और गांव घर में भी एकर प्रति लोगन में थोड़ा अज्ञानता भी देखने मिलते। जी। वैसे हालांकि उमन तो दुहे के पहली थन ला धोते, लेकिन और का चीज ऐसे हमें जिला ओला ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन बहुत आवश्यकता होती है इसकी, हम्म। क्योंकि अगर आप स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं करेंगे तो दूध खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपका पशु जहाँ भी रहता है हम्म। तो वो आसपास की जगह साफ सुथरी होना चाहिए। हम्म। ठीक है। दूसरा, धोते समय जो भी किसान भाई दूध निकालते हैं हम्म। वो अपने हाथ पहले अच्छे से धोएं, जी। फिर उसके बाद स्वच्छ पानी लेके जो पशु के थन है हम्म। उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिला के उससे धोएं। तो हम्म। इससे क्या होता है कि आपके हाथों के माध्यम से जो कीटाणु पहुंचते हैं दूध में वो ना पहुंच पाएंगे और थन भी साफ होना चाहिए। दूसरा, देखिए, दूध निकालने के बाद एक चीज और किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, उसमें जब दूध निकालने के बाद पशु खड़ा रहता है उसको अच्छा। बैठने नहीं देना है। अच्छा। कम से कम 10 से 15 मिनट उसको बैठने नहीं देना है, हम्म। क्योंकि जो थन होते हैं उसके छिद्र खुले रहते हैं। अच्छा। तो अच्छा। वो पशु अगर बैठ जाता है तो उस छिद्र के माध्यम से कई प्रकार के कीटाणु थन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और थनैला जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जी जी। कई बार थनैला इतना कम मात्रा में होता है कि उसके जीवाणु का जो भी कीटाणु है वो दूध में जाते हैं पर उसके लक्षण नहीं दिखते हैं। देखिए, अगर वो थोड़ी सी चीज है पर वो हमको दिखती नहीं है, पर वो दूध उत्पादक से दूध के उपभोक्ता तक वो पहुंच जाता है। हाँ। और जो कहीं न कहीं नुकसान करता है। कई प्रकार की जेनेटिक डिसीज होती है, बीमारी होती है जो कि पशु से मनुष्य को फैलती है, तो वो बीमारी उससे फैल सकती है। तो स्वच्छ दूध उत्पादन बहुत जरूरी है। जी। और इसका सबसे बड़ा यही है कि हमें आसपास की जगह किसान के अपने धोने के समय और वातावरण पूरा उसका स्वच्छ रखना चाहिए। अच्छा। अच्छा, चलो, बहुत ही अच्छा जानकारी मिलत है कि थनैला जिन की घातक बीमारी हावे पशुपालन की, जिन की जान ला तोड़ देते, अफरा थनैला जैसे जो बीमारी होते हैं, और एकर बारे में आप मन बतावा बढ़िया फोर के, बहुत ही अच्छा लगे। तो हमें आप मन से जानना चाहबो कि गोरस के उत्पादन हमन कर लेवत हन, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति में हमार ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमन गोरस के सप्लाई नहीं कर पाथन, ओला बिक्री नहीं कर पाथन, तो ऐसे परिस्थिति स्थिति में हमन ओला कैसे लाभकारी बना सकत हन? जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि दूध का उत्पादन तो हो जाता है, मार्केट नहीं मिलता है, और दूध का उत्पादन अगर हम मजबूरी में दूध बेचना हो तो उसका रेट फिर कम में बेचना पड़ता है। जी जी। तो आज आप देख रहे होंगे कि बाजार में कई तरह के दूध के उत्पाद उपलब्ध हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो कहीं पे पनीर तो एक है ही उसका। हाँ, हाँ, पनीर बनता है, घी बनता है। हाँ, हाँ। पर देखिए, अब एक छाछ बनती है जो, अच्छा। देखिए, नमकीन छाछ बाजार में आती है। आप देखेंगे कि 200 ml का जो पैक आता है वो भी 15 से 20 रुपए का आता है छाछ का। जबकि वो कब बनता है, जब हम दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। तो उसमें देखिए, दूध का हमने 2 तरह से उपयोग कर लिया, एक छाछ बना के और दूसरा हमने क्रीम के माध्यम से उसका घी बना लिया, मक्खन बना लिया। तो इस तरह किसान भाइयों को अपना जो दूध का है, जो नॉर्मल दूध जो हम बेचते हैं उसकी बजाय अगर इस तरह बना के अगर व्यवसाय करें तो इसके लिए किसानों को क्या करना होगा कि देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर जैसे किसान उत्पादक संघ आजकल जो अवधारणा है, जिसमें किसान ही चीज का उत्पादन करेगा और मार्केट करेगा। तो इस किसान उत्पादक संघ के माध्यम से आप एक उत्पाद संघ बना सकते हैं, जिसमें हम दूध को कई तरह के उसके अवयव बना के, जैसे पनीर, घी, आपका मट्ठा जो छाछ होता है वो, और दही, तो इस तरह हम लोग ये सारी चीजें उस उत्पाद संघ के माध्यम से बेच सकते हैं। जहाँ दूध का रेट कम मिलता है, अगर इस तरह अवयव बना के बेचेंगे 2 से 3 गुना तक उसका रेट मिल सकता है। इस तरह हम किसान की आय में वृद्धि
कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छा जानकारी मिला थे। मैं खुद गुजरात गए भ्रमण में, जहाँ दुग्ध की प्रसंस्करण किए जाते हैं, जहाँ कई प्रकार के 150 लेके 200 उत्पाद बनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम वो तकनीक मतलब थोड़ा सोचबो समझबो, आजकल संचार के माध्यम में भी एक बारे में स्पेशल बताया जाते कि का बना सकता है, और आप मन के माध्यम से भी हम बेसिक जोला हमन कर सकत हम ग्रामीण क्षेत्र में इला करके भी आमदनी पा सकत हम, दूध ला खराब होले बचा सकत हम, दूध के सदुपयोग कर सकत हम। तो बहुत ही अच्छा जानकारी मिला थे हमन। और जानना चाहबो कि मौसम के हिसाब से पशु मन में बीमारी जो होते, एक होते निमोनिया जी। तो निमोनिया का बर होते और एकर कारण का है, कैसे पहचान सकते, एकर उपाय का है नियंत्रण पर? जैसे अभी जो समय है, ये अपना ठंड का मौसम आने वाला है। हाँ। तो इसमें निमोनिया की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती, खासकर नवजात जो बछड़े होते हैं। अच्छा। उनमें क्या है कि जब ठंडी हवा चलती है और शरीर का तापमान ज्यादा रहता है, ठंडी हवा सीधा नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो फेफड़ों में जो तापमान का जो अंतर होता है, तो उस तापमान के अंतर की वजह से उसमें कई तरह के बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, जिससे निमोनिया हो जाता है। निमोनिया एक तरह का सांस संबंधित रोग है, जिसके अंदर जो अपने फेफड़े होते हैं जानवरों के, उस पर असर करता है बैक्टीरिया, और कई तरह के वायरस भी कर सकते हैं। तो सांस का ये है, तो उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है जी। और वो अगर सही समय पे सही उपचार नहीं किया जाए तो वो आगे जाके बहुत नुकसान कर सकता है। तो इससे सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि जो सीधा हवा का संपर्क है ठंड के मौसम में, उससे पशु को बचाना है, सीधा हवा के संपर्क में नहीं आए। और दूसरा, पानी का जरूर ध्यान रखना है कि जो एकदम से हम ठंडा पानी पिलाते हैं, वो ठंडा पानी एकदम से पशु को नहीं देना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, कम से कम शरीर के तापमान वाला पानी होना चाहिए जो हम पशु को दे। तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कारण भी रहता है जिससे हम पशु को इन सब चीजों से बचा सकते हैं। अच्छा। तो सोलंकी सर, हमारे कार्यक्रम में आगू बढ़बो और थोड़ा जानना चाहबो कि अफरा भी एक समस्या होते। मैं खुद देखे एकर जीवन कैसे रहते, कैसे हर अचानक से हावी होते। मोर जिनगानी के अनुभव हावे, जो गैया रही से मैं देखे रहे, मैं खुद पाले रहे, तो अचानक से ऊपर पेट फूल गए और बहुत ही कमती समय में उमा हम लोग बचाए के मौका ही नहीं मिल पाइस और पशु के निधन हो गए। तो ये जो समस्या आते, तो एक बारे में हम जानना चाहबो कि अफरा ले पशु लोग कैसे बचा सकते। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि अफरा होता क्या है। जो अफरा हम लोग जहाँ तक जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं कि पेट में गैस बन जाना, पर ऐसा नहीं है कि ये पशु के शरीर में गैस उसी समय बनती है। ये गैस नियमित रूप से बनते रहती है। अच्छा। जिसका कि निष्पादन होते रहता है, बाहर निकलते रहती है। पर क्या कभी पेट में ऐसी चीज पहुंच जाए, अच्छा, जो गैस का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दे, है ना, तो उस समय क्या होता है कि जो बाहर गैस निकलने की जो संख्या है और उत्पादन की संख्या, इनमें बहुत अंतर आ जाता है। अच्छा। और उत्पादन की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होता है कि अफरा का रूप ले लेता है। अच्छा। जैसे क्या होता है, अभी जैसे हम लोग हरा चारा खिलाते हैं, हम जैसा भी उदाहरण के तौर पे अभी बरसीम खिलाने का समय है, तो अभी हम पशु को सूखा चारा खिला रहे हैं, और अचानक हम लोगों ने उसका सूखा चारा बंद करके हरा चारा खिलाना चालू कर दिया। जी। तो उससे क्या होता है कि एकदम से उसके पेट में इस तरह के अवयव नहीं होते, या फिर एंजाइम और बैक्टीरिया नहीं होते जो पाचन में मदद करते, जो हरा चारे को एकदम से पचा सके। अच्छा। तो वो अफरा का रूप ले लेता है और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में गैस का उत्पादन होता है। किसान भाइयों को चाहिए, कभी भी हम लोग सूखा चारा से हरा चारा की तरफ जाएं तो धीरे धीरे जाएं। ऐसा नहीं हो कि एकदम सूखा बंद करके अगले दिन हरा पूरा हमने चालू कर दिया। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10%, 20% ऐसे बढ़ाते जाएं, और इस तरह उसको चारा चेंज करें। एकदम से चेंज करेंगे तो अफरा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये तो एक कारण हुआ। इसके अलावा भी कई तरह की चीजें होती है, जैसे बहुत ज्यादा पशु ना अनाज नहीं खा सकता, तो वो हमने खिला दिया। अब जैसे चावल बच जाता है घर में, तो कई बार किसान भाई खिला देते बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो अच्छी तरह से नहीं पचा पाता पशु, उसमें भी गैस बनती है। ये तो इस तरह की जो पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, इसमें गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और जिससे आफरा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा। तो चंद्रपाल सर, बहुत सुघर जानकारी आप मन से मिले थे कि हमन कैसे निमोनिया अफरा ले बचा सकतन, और कैसे हमन ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्करण ला अपना करके मूल्य वर्धन कर सकतन। संगवारी हो, रेडियो धूम के अंगना आज के पहुना होते खास कार्यक्रम, जेमा हमन विषय विशेषज्ञ मन ला आमंत्रित करतन और वो मन के विचार ला रेडियो के माध्यम से साझा करतन, पहुंचातन। और हमारे सौभाग्य हावे कि हमारे रायगढ़ जिला के
पशुपालन विभाग के वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के श्री चंद्रपाल सिंह उपस्थित है और हमार पहुना बन के आए हैं। तो हम जानना चाहबो चंद्रपाल सर से कि आज हमारे कार्यक्रम में पहुना बन के आए हैं तो कैसे लागत है, अपन के अनुभव ला थोड़ा हमारे श्रोता मतलब साझा करा। जी सबसे पहले तो मैं समीर जी पूरी रेडियो जो टीम है जी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा जी जी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी देखिए यहाँ आके एक चीज मुझे समझ में आई कि हम लोग किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। जी। रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जी आज और भी बहुत सारे आजकल माध्यम हैं, पर उसमें एक रेडियो ऐसा है कि जो हर आदमी के पहुंच में है। जी जी तो आज यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि देखिए अपनी बात अपने लोकल एरिया में बहुत ज्यादा लोगों तक जो मैंने आज बताया, तो अगर मैं अपने बातों में अगर 2% या 5% भी सफल हुआ तो मुझे अपनी बहुत बड़ी ये लगेगी, उपलब्धि लगेगी वो। हाँ। और आज ये इतना अच्छा मंच है रेडियो जिसमें हम लोग अपनी समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को किस तरह दूर कर सकते हैं जी। और उनसे बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लगा कि ये बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है और मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और आगे भी अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं बहुत आना चाहूंगा और हम अपने किसानों से और लोगों से जो भी फीडबैक ले सके, बात कर सके, उसमें बड़ी खुशी होगी। जी तो हमन हमेशा ऐसे ही पहुना आप मन ला आमंत्रित करत रहो, बुलात रहो, आप मन के ज्ञान ला हमन रेडियो के माध्यम से बगरात रहो। हमन उम्मीद करबो आप मन के ऐसे ही सहयोग मिलत रही और आप मन हमर रेडियो धूम के अंगना में पहुना बन के आवा। एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिले रही से विमल प्रधान के, कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रही से आरजे माया के और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने रमा शंकर शुक्ला। तो देवा विदा आप मन के मितान आरजे समीर रायगढ़ियाला। राम राम, जय जोहार। जय।